नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर के बारे में। जैसा कि यहाँ ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं, द्रव के बारे में पढ़ चुके हैं और गैस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों ही अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और इन तीनों ही अवस्थाओं में यदि अपन देखें, ठोस की बात करें, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही अवस्थाओं की यदि अपन बात करें तो इन तीनों ही अवस्थाओं में इनमें गुणों में जो अंतर का जो कारण है, गुणों में अंतर का कारण, किसका? गुणों में अंतर का जो कारण है, वो कारण है क्या होता है, इनके बीच में उपस्थित रिक्त स्थान, जो ठोस, द्रव और गैस है, इन तीनों ही अवस्थाओं में पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसा कि उस डायग्राम के अंदर आपके दिया गया है कि जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, कम होता है ना। वहां देखो उस डायग्राम में पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे पर व्यवस्थित है और रिक्त स्थान मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम, सबसे कम पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो आपके ठोस में ही होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। उसके बाद अपन बात करें तो द्रव अवस्था में बात करें तो कणों के बीच में जो है वो थोड़ी बहुत दूरी होती है। आगे बात सुन, कण है वो थोड़े दूर होता है, आकर्षण बल भी इनमें कम होता है। ठीक है, और तीसरी जो अवस्था है, गैसीय अवस्था, इनमें जो कणों के मध्य जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। कैसे होती है? सर्वाधिक दूरी होती है। इन्हीं दूरी के कारण, इन्हीं कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो अत्यधिक होने के कारण, या रिक्त स्थान है वो अलग अलग होने के कारण पदार्थों की जो विभिन्न अवस्थाएं बनती है और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के वो लक्षण है, भौतिक जो गुण है वो भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। भौतिक गुणों की ही बात हो रही है, ध्यान रखना। जैसे भौतिक गुण ही अलग होंगे, ध्यान रखना भाई। भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण दूं तो जैसे मान लिया कि पानी है ना, अपन जल की बात करें, किसकी बात करें, अपन बात करें जल की, तो जल जो है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो पहले आप उसको देखो, उस डायग्राम के अंदर क्या है, डायग्राम के अंदर ठोस अवस्था में कणों के बीच में दूरी क्या है, सबसे कम है। द्रव अवस्था में थोड़ी दूरी अधिक है और गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में दूरी है वो क्या है, सर्वाधिक है। तो दूरी अलग अलग होने के कारण ही ठोस, द्रव और गैस है, इनके जो गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें, जैसे जल का उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे मान लिया कि अपन जल का उदाहरण लें तो जल जो है वो आपके तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ना। जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। जल की तीनों अवस्थाएं कौन सी होती है? एक तो होता है ये बर्फ के रूप में, किस रूप में रहता है, बर्फ। एक तो ये बर्फ के रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, बर्फ के रूप में। एक ये रहता है द्रव अवस्था के रूप में, जल है वो इसकी द्रव अवस्था के रूप में रह जाएगा, पानी के रूप में। और एक है ये भाप के रूप में रहता, वाष्प के रूप में। तो इस जल की तीन अवस्थाएं, ये अवस्था तो हो गई ठोस अवस्था, ये हो गई इसकी द्रव अवस्था और ये हो गई इसकी गैस अवस्था। तो तीनों अवस्थाओं में ये पाया जाता है। तो तीनों अवस्थाओं में इसका सूत्र क्या होगा भाई? रासायनिक सूत्र की अपन बात करें तो रासायनिक सूत्र तीनों ही अवस्थाओं में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। यहां पर भी इसका रासायनिक सूत्र H2O रहेगा, यहां पर भी इसका रासायनिक सूत्र H2O रहेगा और यहां पर भी इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तो किसी भी पदार्थ की अपन अवस्था की बात करें तो मुख्यतः अवस्था के, जैसे जल है तो जल का रासायनिक सूत्र समान है, मतलब रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में कणों के बीच में दूरी अधिक होने के कारण, कम होने के कारण इनके भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है?
ये जो भौतिक गुण होते हैं इनमें क्या देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। मुख्यतः बात करें तो भौतिक गुणों में ही अंतर होता है। तो पदार्थ की जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं में पदार्थ के भौतिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। और अलग अलग होने का कारण है कणों के मध्य रिक्त स्थान। अलग अलग होने का कारण क्या है, कणों के मध्य रिक्त स्थान, कणों के मध्य रिक्त स्थान, ठीक है, कणों के मध्य रिक्त स्थान। इसके कारण पदार्थ है इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब अपन देखेंगे कि जो ठोस, द्रव और जो गैस है इनमें इन भौतिक गुणों में क्या कुछ अंतर होता है। तो किसी भी चीज को अपन जब अंतर से या तुलना करते हैं अन्य से, है ना, तो अंतर के लिए हमें हमेशा ही सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी से अच्छा और अंतर आप कहीं भी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले ठोस अवस्था के बारे में लिख दिया, फिर आपने द्रव अवस्था के बारे में लिख दिया, फिर आपने गैसीय अवस्था के बारे में लिख दिया तो आपके काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब अपन अंतर की बात करते हैं तो अपने को सारणी बनानी है। सारणी से तुलनात्मक अध्ययन, कैसा अध्ययन, अपने को तुलनात्मक अध्ययन करना है। किस प्रकार का अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन है वो हमेशा सारणी से ही बेटर रहता है। तो अपन देखते हैं ठोस, द्रव और गैस में क्या कुछ अंतर है इसके बारे में। तो देखते हैं सारणी को। तो सारणी में देखते हैं तीनों के बारे में अंतर क्या है। तो सारणी में इस तरफ तो लिखा हुआ है आपके लक्षण, ठीक है, कि कौन से लक्षण के आधार पर अपन तुलना कर रहे हैं। और इधर लिखा हुआ है ठोस, यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव और यहाँ पर लिखा हुआ है गैस। तो पहले तो आप इस सारणी का एक साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अपन देखते हैं अंतर। तो पहले अपन लक्षण लेते हैं आयतन का। तो वैसे ध्यान रखना है, ठोस अवस्था के लिए अलग से क्लास अपलोड कर रखी है, द्रव अवस्था के लिए अलग से क्लास अपलोड कर रखी है और गैसीय अवस्था के लिए भी अलग से क्लास अपलोड कर रखी है। उन क्लासों में इनके अपवाद वगैरह वो भी वहां पर बताए गए हैं। यहाँ पर अपवादों की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ गुणों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मतलब अंतर स्पष्ट करने का यहाँ पर हमारा प्रयास होगा। बाकी पूरी डिटेल से जो जानकारी है वो आपको उन क्लासों में ही मिलेगी और वो क्लासें जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उनमें आपको मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें सबसे पहले ठोस अवस्था की। किसकी बात करें, ठोस अवस्था की। तो हमने लक्षण ले लिया आयतन। तो आयतन, ठोस अवस्था में आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और गैसीय अवस्था में आयतन होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब कैसे निश्चित होता है, कैसे अनिश्चित होता है, तो इसके लिए आपको वो क्लास जरूर देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे उनको वापस बताऊंगा, वापस रिपीट करूंगा, तो जो लंबे जो पॉइंट है वो लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट या जो मेरे मित्र है वो जो देख रहे हैं वापस, तो वो सोचेंगे कि यार ये तो वापस पढ़ा दिया था और वो क्लास तो मैंने देख ली है और सर वापस रिपीट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर क्लास मैंने अपलोड कर रखी है। तो अपन यहाँ सिर्फ अंतर की बात कर रहे हैं। आगे देखो अगला लक्षण रहता है अपन आकार को। किसको रहता है, आकार को। तो इनका आकार कैसा होता है ना, इनका आकार कैसा होता है। तो ठोस का आकार हमेशा ही निश्चित होता है, आप उसको तोड़ सकते हो, लेकिन आकार को बल लगाकर बदल नहीं सकते हो। ज्यादा बल लगाओगे तो वो टूट जाएगा, जैसे चौक के वगैरह के मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आपको, ठीक है। द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है और गैस अवस्था में आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो कहने का मतलब है गैसीय अवस्था में जो आकार और आयतन है वो दोनों ही कैसे होता है, अनिश्चित होता है। ध्यान रखना है, गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जिस आकार के बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेंगे और उसी का आयतन ग्रहण कर लेंगे, है ना। आयतन भी निश्चित, 1 लीटर के में डालोगे तो गैस 1 लीटर में फैल जाएगी और 5 लीटर के बर्तन में डालोगे तो पूरी गैस 5 लीटर के बर्तन के बराबर में आयतन ग्रहण कर लेगी। इसका डायग्राम के साथ में मैंने पूरा अच्छे से समझाया था, है ना, कि कैसे आकार और आयतन गैस के अनिश्चित होते हैं। और द्रव के अंदर केवल क्या होता है, आपके जो आयतन है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, वो अनिश्चित होता है।
तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। और फिर से बात करें ठोस की, तो ठोस के अंदर ये दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोस में दोनों निश्चित और गैस में दोनों अनिश्चित, और द्रव में आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे बात करें अगला लक्षण। अगला लक्षण है कणों के मध्य रिक्त स्थान। तो कणों के मध्य रिक्त स्थान है वो कैसा होता है, इसको अपन देखते हैं। तो कणों के मध्य रिक्त स्थान की बात करें तो कणों के मध्य अत्यंत ही कम रिक्त स्थान पाया जाता है। किनमें, ठोसों में। किनमें, ठोसों में जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। अभी पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वो फुटेज दिखाए थे आपको, उस फुटेज में द्रव अवस्था, गैस अवस्था और ठोसों में कणों के बीच में रिक्त स्थान दर्शाया गया था। ठीक है, आगे बात करें, द्रव अवस्था में ठोस से अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है ना। द्रव अवस्था में कणों के मध्य, ठोस अवस्था में कणों के मध्य जो पाया जाता है रिक्त स्थान उससे अधिक ही होता है। और गैस अवस्था में जो पदार्थों के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, सब इसलिए तो गैस जल्दी फैलती है। अपन जानते हैं बादल वगैरह है, पानी की भाप है या किसी भी पदार्थ की गैस है वो जल्दी से फैल जाती है, क्योंकि कण होता है वो अत्यधिक गतिशील होता है। क्या होता है, कणों के बीच में जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना है ना। तो गतिशीलता का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बात करें, अगला लक्षण लेते हैं संपीड़ितता। संपीड़ितता किसको बोलते हैं, दबाने की क्षमता, संपीड़ित करना, दबाना। ठीक है, तो संपीड़ितता वो है, इनमें आपके ठोसों में नगण्य होती है, न के बराबर होती है, और इनमें होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम संपीड़ितता इनके अंदर पाई जाती है, और गैसों के अंदर सर्वाधिक संपीड़ितता पाई जाती है। अर्थात इसीलिए तो सीएनजी और एलपीजी को संपीड़ित करके, संपीड़ित करना कंप्रेस करना, अरे कंप्रेस का दबाना, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। ठीक है, तो इसलिए अपन सीएनजी और एलपीजी जैसी गैसों को आसानी से संपीड़ित करके लिक्विड अवस्था में बदलकर सिलेंडरों में भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि गैस के अंदर संपीड़ितता का गुण जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। इसलिए तो द्रव के अंदर संपीड़ितता होती है लेकिन ठोस से अधिक होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है, जिसको अपन सामान्यतः बाहर से अपन देख नहीं सकते। तो लगभग आपको ये मिले, दोनों में अपन कह सकते हैं कि लगभग संपीड़ितता है वो नहीं पाई जाती है ना। असंपीड़ित लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, असंपीड़ित। तो यदि आप असंपीड़ित लिखो, ठोस और द्रव के बीच में संपीड़ितता के आधार पर यदि तुलना करने के लिए कहे तो मोटे तौर पर आप कहो कि भाई ठोस और द्रव दोनों असंपीड़ित होते हैं, तो उतना गलत नहीं होता है। लेकिन अपन जब रियल में प्रॉपर अपन साइंस के मेथड के अनुसार देखें तो कणों के बीच में रिक्त स्थान है वो इससे भी कम होता है, इसलिए इनमें संपीड़ितता न के बराबर होगी, नगण्य होगी। और इनमें द्रव अवस्था में कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ठोस से तो संपीड़ितता थोड़ी ज्यादा ही होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने अत्यल्प लिखा है। क्या लिखा है, अत्यल्प लिखा है। तो ये लिखो, अत्यल्प लिखो, नगण्य लिखो तो भी सही है, और दोनों को असंपीड़ित मानो तो भी काफी हद तक 99% में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। 99% में दोनों ही क्या होता है, असंपीड़ित होते हैं। ठीक है, और 100% लिखो तो फिर मेरे वाले तरह की लिखो, है ना। मेरे वाले तरह लिखना है, नगण्य और अत्यल्प, और इसमें सर्वाधिक संपीड़ितता। आगे अगला लक्षण लेते हैं विसरण। किसकी बात करें, विसरण का गुण। ये विसरण क्या होता है, इसके लिए जो द्रव और गैस हमने पढ़ा था उसमें अच्छा सा डिटेल से डायग्राम के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, तो यह मैं नहीं बताऊंगा। तो विसरण का गुण इनमें अनुपस्थित होता है, इनमें तीव्र विसरण की प्रक्रिया होती है, और इनमें द्रवों से भी अधिक है वो विसरण पाया जाता है। ठीक है, विसरण का गुण सर्वाधिक किसमें होता है, सर्वाधिक विसरण का गुण है वो किसमें होता है, गैस में होता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक यहाँ पे जो है वो विसरण का गुण है वो क्या होगा, गैसों में कैसा होगा, सर्वाधिक होगा। भाई ध्यान रखना, कैसा होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, और इनमें विसरण होता है तीव्र विसरण, लेकिन इससे भी ज्यादा विसरण गैसीय अवस्था में होता है, और इनमें विसरण है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान न के बराबर होता है। मैंने पहले ही कह दिया था स्टार्टिंग में कि जितने भी ये भौतिक गुण इन ठोस, द्रव और गैस, इनमें जो भौतिक गुणों में जो अंतर दिखाई पड़ता है, ये अंतर कणों के मध्य रिक्त स्थान के कारण ही जनरेट होता है। रिक्त स्थान के कारण ही ये विभिन्न प्रकार का अंतर है वो उत्पन्न होता, और कोई कारण नहीं। कणों के मध्य रिक्त स्थान ही एकमात्र इसमें कारण होता है इन भौतिक गुणों में अंतर का। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें अगला आकर्षण बल।
तो सीधी सी बात है, मैंने फिर कह दिया कि कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए आकर्षण बल क्या लगेगा, अत्यधिक लगेगा। आकर्षण बल क्या लगेगा, अत्यधिक लगेगा। तो ठोस अवस्था में कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, ठीक है। और द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में ठोसों से कम, है ना, आकर्षण बल क्या होता है, ठोसों से कम होता है, क्योंकि कणों के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान बढ़ जाता है ठोस की तुलना में। परंतु गैस से आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि गैस की तुलना में द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी तो क्या होता है, कम होता है। अरे कोई चीज जैसे मान लिया कि दो चुंबक हैं, तो दो चुंबकें पास पास में होगी तो उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, या दूर दूर होगी तो पास पास में होगी तो आकर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा, और दूर दूर होगी तो आकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। तो कणों के बीच में दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या होगा, घटेगा। कणों के बीच में दूरी घटेगी तो आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है। आगे देखो, आगे सबसे कम आकर्षण बल होता है, क्यों, क्योंकि रिक्त स्थान क्या होता है, सर्वाधिक। देख लो, रिक्त स्थान सर्वाधिक है तो आकर्षण बल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। उसका अपोजिट होता है, दूर दूर जाएंगे तो आकर्षण कैसे करेंगे, दो चुंबकों को दूर दूर ले जाएंगे तो आकर्षण बल घट जाएगा, दूर से थोड़ी आकर्षित कर सकते, लेकिन नजदीक होगी तो वो आकर्षित कर लेगी। बस ऐसे ही कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल है वो यहाँ अधिक होगा, आकर्षण बल यहाँ सबसे कम होगा, क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान है वो सर्वाधिक पाया जाता है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से ये मोटे तौर पर अंतर है। और एक अंतर जो अभी मैंने बताया आपको गतिशीलता का, किसका, तो उसको भी अपन यहाँ जोड़ सकते हैं, उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। गतिशीलता, तो गतिशीलता एक और सातवां लिख देता हूं मैं। गतिशीलता के आधार पर यदि अपन देखें तो सबसे कम गतिशीलता कम क्या होती है, कम गतिशील, सबसे कम गतिशील, सबसे कम गतिशीलता सबसे कम, ठीक है। अधिक गतिशीलता और सर्वाधिक गतिशीलता इसमें पाई जाएगी। सर्वाधिक गतिशीलता वो किस में पाई जाएगी, गैसों में पाई जाएगी। इसलिए आसमान में बादल गति करते हैं, पानी की भाप उड़ती रहती है, अगरबत्ती की जो गंध होती है, गैस होती है, धुआं वगैरह सारी चीजें इतनी फास्टली गति करती है। आगे बात समझ में, तो यह है ठोस, द्रव और गैस के बीच में प्रमुख अंतर, ठीक है। तो इन अंतरों को अच्छे से एक बार देख लो, याद हो जाएंगे तो ठोस, द्रव और गैस अवस्था को भी आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनमें कई बार क्वेश्चन है वो पड़ जाता है, विसरण का पूछ लिया जाता है, संपीड़ितता का पूछ लिया जाता है, और फिर इनमें तो पूछा ही पूछा जाता है। ये सबसे इजी है, लेकिन इनमें पूछा जाता है, मैं बताऊं कैसे प्रश्न पूछता है। इसमें पूछा जाता है कि ठोसों का, अब एबीसीडी में दे दिया एबीसीडी में कि आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में डाल देता है, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न है वो, जब मैं इन पॉइंटों से संबंधित जब प्रश्न बनाऊंगा तो उन प्रश्नों वाले वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रश्नों वाला वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा इन पॉइंटों से संबंधित, तो उनमें भी आपको इस प्रकार का प्रश्न है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के बिल्कुल इजी प्रश्न, लेकिन वहां एग्जाम में अपने को कंफ्यूज करता है। एग्जाम में क्या कर दिया जाता है, कंफ्यूज, क्योंकि जो लोग प्रॉपर साइंस पढ़ते हैं उनको तो क्या इन चीजों के बारे में नॉलेज होता है कि आकार निश्चित होता है, अनिश्चित होता है तो क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। लेकिन जिनका साइंस से कोई वास्ता ही नहीं है ना, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जो आर्ट्स के हैं, तो उनके लिए फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इन चीजों को समझे बगैर वो चीजें वो वापस भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर ये ऐसे छोटे छोटे सवाल है, साइंस वालों को तो लगेंगे छोटे है और इजी है, लेकिन जो आर्ट्स के या साइंस से अतिरिक्त जो सब्जेक्ट के हैं उनके लिए फिर ये चीजें क्या पड़ जाती है, हार्ड पड़ जाती है। तो ये सवाल इजी आते हैं हमारे दृष्टिकोण से, पर वो जो अदर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए फिर थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं वो सवाल समझना, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं इनमें से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करना है और लाइक भी करना है वीडियो को, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, उसका लिंक है वो चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, या चैनल पेज को खोलोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।